इनर सेल मास है वही बॉडी बनाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म स्किन वगैरह बनाएगा, मेसोडर्म मसल्स बनाएगी और उसके बाद एंडोडर्म आपकी इंटेस्टाइन वगैरह ये सब बाहर बनाएगी, ठीक है, तुम बोलते हो स्क्रोटम, ठीक है। अब देखो ये अपने नोट्स में स्क्रोटम क्या होता है, पाउच होता है स्किन का, उसी के अंदर टेस्टिस होती है जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चलती रहती है। अब ये क्यों होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आपकी। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बायोबूस्ट विद कामना में। और आज हम करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन। मैं जो सीरीज में आपके क्वेश्चन करवाती रहती हूँ चैप्टर्स के, आज हम करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और मैंने नई एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं। यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, ना तो पीवाईक्यूज है, ना किसी और एम्स वाले एग्जाम्स के क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नए क्वेश्चन है। आपकी जो नई एनसीईआरटी वाली बुक है उसकी एनसीईआरटी की लाइन को पिक करके मैंने आपके 4 ऑप्शन बनाए हैं और उसमें आपको अपना करेक्ट आंसर पिक करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टोटल जो क्वेश्चन है वो 40 है और इसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया है ब्यूटीफुल नोट्स से, ताकि आपको चीजें लर्न रहे। और हाँ, जहां पे जरूरत है वहां पे एनसीईआरटी का आपका स्क्रीनशॉट भी लगाया है कि ये क्वेश्चन मैंने यहां से बनाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो बेसिक वाला पैराग्राफ है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, वहां से क्वेश्चन है, ठीक है। हम पैराग्राफ वाइज चलेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं एंड क्या होते हैं भैया, विविपेरस होते हैं, ओविपेरस होते हैं, ओविविपेरस होते हैं। तो वो होते हैं विविपेरस, ओके। तो ये मैंने आपके नोट्स में करवाया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये विविपेरस होते हैं, ठीक है। इस इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, भाई मेल और फीमेल अलग अलग दिखते हैं। तो इससे आपका रैपिड रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी एनसीईआरटी रिवाइज भी हो जाएगी, उसके साथ के साथ आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो चलो सेकंड वाला क्वेश्चन। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। उस पाउच को क्या बोलते हैं? जो स्किन का पाउच हैंग हुआ रहता है उसको बोलते क्या हो? तो पीनस, स्क्रोटम, एक्रोसोम, ग्लैंस पेनिस, वो होता है स्क्रोटम बच्चों, ठीक है। देखो जी, ये जो ये स्किन का पाउच है, ये जो हैंग करता है आपकी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की साइड, उसको तुम बोलते हो स्क्रोटम, ठीक है। अब देखो ये अपने नोट्स में स्क्रोटम क्या होता है, पाउच होता है स्किन का, उसी के अंदर टेस्टिस होती है जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चलती रहती है। अब ये क्यों होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, आपकी बॉडी की एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होता है? क्योंकि वो आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है कम होता है उसका, स्क्रोटम का। क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म बनाने की जो प्रोसेस है, उसको थोड़ा ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है। आपकी ज्यादा ठंडा नहीं, सिर्फ आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। किसके लिए जरूरी होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं, उनको तुम क्या बोलते हो? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, स्क्रोटम, ट्यूब्यूल्स, यूरेटर। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये देखो जी, टेस्टिस है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया वहां पे लेयर होती है, उसके बाद इन्वेजिनेट करके वो लोब्यूल बनाती है। 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसको तुम बोलते हो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उसके बाद वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कोइल हो जाती है, वो जो डक्ट है ना वो कोइल हो जाती है, उसको तुम बोलते हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। Each testicular lobules contain 1 to 3 highly coiled in which sperm are produced. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, कोइल डक्ट होती है ये, और इसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है। क्या? साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चलती रहती है जिससे स्पर्म बनते हैं। कौन सी? कोइल्ड डक्ट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 चलो। Which cell provide nutrition to the germ cell? जर्म सेल को कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? लीडिंग सेल नहीं, ये तो हार्मोन्स वगैरह, एंड्रोजन वगैरह रिलीज करती है, ठीक है। सर्टोली सेल्स, इनको तुम नर्व सेल भी बोलते हो, ठीक है। ये देखो जी तुम्हारे नोट्स में, सर्टोली सेल्स को तुम नर्व सेल बोलते हो और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्मेटोगोनिया को, ओके। लीडिंग सेल अलग है, एंडोक्राइन सेल है, ठीक है। एंडोक्राइन सेल, एंडोक्राइन ऑर्गन क्या करते हैं? एंडोक्राइन ऑर्गन क्या करते हैं? हार्मोन्स रिलीज करते हैं, है ना। अच्छा, which of the following cells synthesize and secrete testicular hormones like androgens? कौन सी सेल्स हैं जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं? सर्टोली सेल्स तो वही होती हैं जो नर्व सेल होती हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्मेटोगोनिया को। इंटरस्टिशियल सेल का यहाँ पे कोई काम नहीं है, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल का भी कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेडिक सेल होती है जो कि एंड्रोजन रिलीज करती है, जैसे कि टेस्टिकुलर हार्मोन, कौन से? टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, विच हार्मोन स्टिमुलेट
लीडिंग सेल टू प्रोड्यूस एंड्रोजन। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह रिलीज करे? एलएच हार्मोन होता है। ठीक है, वैसे तो प्यूबर्टी के टाइम पे ZNRH ज्यादा होता है, अमाउंट ज्यादा होता है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है। ठीक है, क्या किसको सिग्नल देता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, ये यहाँ का पार्ट नहीं है, जब आपके हार्मोन्स पढ़ोगे आप एंडोक्राइन सिस्टम में, वहां पे है एंटीरियर पिट्यूटरी, दो हार्मोन्स रिलीज करता है, एलएच और एफएसएच। ठीक है, एलएच करता है लीडिंग सेल को। ठीक है, तो विच हार्मोन स्टिमुलेट लीडिंग सेल टू प्रोड्यूस एंड्रोजन? एलएच। प्यूबर्टी के टाइम पे कौन सा हार्मोन का ज्यादा रोल होता है? ZNRH। ठीक है, देखो जी यहाँ पे कि वैसे तो प्यूबर्टी के टाइम पे ZNRH का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी को के ऊपर एक्ट करता है, तो वो दो हार्मोन रिलीज करती है, एलएच और एफएसएच। एलएच का काम होता है लीडिंग सेल के ऊपर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट करेक्ट रूट, उसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो बताओ जी। क्या होता है? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, रेटेटेस्टिस नहीं, ये सब नहीं, रेटेटेस्टिस नहीं, वास डिफरेंस, रेटेटेस्टिस नो, रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, ये रूट है। अब क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसरी ग्लैंड इज नॉट पेयर्ड? पेयर में नहीं होते, मतलब दो दो नहीं होते। प्रोस्टेट ग्लैंड सुना है कभी पेयर में होता है? नहीं, तो ये हो गया हमारा आंसर। सेमिनल वेसिकल भी पेयर में होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड दोनों एक ही के नाम है। ठीक है, देखो जी, सेमिनल वेसिकल पेयर में होता है, दो होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दो होते हैं, और ये हेल्प करता है पीनस की ल्यूब्रिकेशन में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11, which secretion of accessory gland rich in fructose, calcium and certain enzyme? प्रोस्टेट सिंगल होता है, सेमिनल वेसिकल दो होते हैं, ये सिंगल होता है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी दो होते हैं। ठीक है, अब ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कैल्शियम भी, फ्रुक्टोज भी, कुछ एंजाइम्स भी रिलीज करता है? सेमिनल वेसिकल। ठीक है, आंसर हो गया हमारा सेमिनल वेसिकल। ये देखो मैंने आपके नोट्स में करवाया हुआ है, ये ऑर्गन है आपके, ये तीन ऑर्गन है। ठीक है, पेयर यहाँ पे लिख दिए हैं भैया, कोई सिंगल है कोई दो है। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा के अंदर रिच होता है क्या? फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स। कौन रिलीज करता है? आपका सेमिनल वेसिकल। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प्स इन, किसके अंदर हेल्प करता है आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड? कॉपर्स ग्लैंड जो होता है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनस। ओके, देखो जी ये करवाया हुआ है मैंने आपके नोट्स में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया। अब हम यहां से क्वेश्चन करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तुमने कर लिए क्वेश्चन, अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑफ इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे कि जो इनफंडिबुलम का जो पार्ट होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे कि इस्थमस, एम्पुला, एम्पुला के अंदर तो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे होता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं उसको तुम क्या बोलते हो? फिम्ब्रियाई। हाँ जी, इनफंडिबुलम ज्यादा सही आंसर क्या है? जो फिम्ब्रियाई, तो तुम उसको बोलते हो विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। कलेक्शन ऑफ ओवम बोल दो या फिर सेकेंडरी oocyte बोल दो। ठीक है, रिलीज तो सेकेंडरी oocyte ही करता है ना। देखो यहाँ से जो आपकी ओवरी है वो सेकेंडरी oocyte यहाँ पे रिलीज करती है। फिम्ब्रियाई का काम क्या है कि जब 14th डे पे जब वो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा या वो जो ओवम रिलीज होगा, फिम्ब्रियाई का काम है उसको कैप्चर करना और एम्पुला तक पहुंचाना। कहां तक पहुंचाना? एम्पुला तक। यहाँ पे अगर सेकेंडरी oocyte पहुंच गया और यहाँ से स्पर्म आ जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस वाले से करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी क्रोमोसोम डज ए स्पर्मेटिड कंटेन? अगर तुम्हें तुम्हारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। ठीक है, अब इसने स्पर्मेटिड बोला है बेटा, सबसे पहले ये पता लगाओ कि वो हैप्लॉइड है कि वो डिप्लॉइड है। अगर हैप्लॉइड है तो उसमें 23 होंगे, अगर डिप्लॉइड है तो 46 होंगे। ठीक है, स्पर्मेटिड है हैप्लॉइड तो उसके अंदर 23 होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखो जी ये है स्पर्मेटिड, ये वाला देखो, इसमें प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोगोनिया थे, उसके अंदर माइटोसिस हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, फिर फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड। अब देखो स्पर्मेटोस ये होता है हैप्लॉइड और ये होता है स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड के अंदर 46 क्रोमोसोम और हैप्लॉइड के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने? 23। अगर कोई चीज डिप्लॉइड है, अगर वो हैप्लॉइड हो रही है तो आधे आधे क्रोमोसोम कर दोगे ना, अगर 46 है तो 23 कर दोगे।
और ये 23 क्रोमोसोम्स कब होता है? जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, फर्स्ट जो मियोसिस होती है ना उसमें आधे आधे हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट ट्रिगर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एट प्यूबरिटी? प्यूबरिटी में कौन ट्रिगर करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को? मैंने क्या बोला था पहले, मैंने जो क्वेश्चन करवाया था लेडिक सेल वाला, ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया था कि जब प्यूबरिटी होती है तो कौन से हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है? गोनाडोट्रोफिन, जेडएनआरएच का लेवल ज्यादा होता है, ठीक है। ये इंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, ठीक है। और इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? हार्मोन्स रिलीज, एलएच और एफएसएच। एलएच लेडिक सेल के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो प्यूबर्टी के टाइम पे कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है? जेडएनआरएच, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। क्वेश्चन देखो ये यहाँ पे रहा कि क्या होता है कि जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है उसका ज्यादा हो जाता है प्यूबर्टी के टाइम पे। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबरिटी, ठीक है। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ जेडएनआरएच, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, जीएनआरएच, ओके। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म? जो ये आपका स्पर्म है, इसका हेड है, ये मिडल पीस है, ठीक है, ये मिडल पीस है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ये हेड है और ये टेल है। अब जो हेड होता है उसका क्या काम होता है? क्या काम होता है? एनर्जी प्रोडक्शन का नहीं। मिडल पीस के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं और टेल को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि जो टेल है वो अपनी मोटाई हो सके, ठीक है, मोटिलिटी प्रोवाइड कर सके। फर्टिलाइजेशन एंजाइम सिक्रीशन, हाँ ये है। टेल मूवमेंट तो अलग ही काम है, ठीक है, सेल डिवीजन नहीं। फर्टिलाइजेशन एंजाइम सिक्रीशन, देखो जी ये अपना सेकेंडरी oocyte है, इसके ऊपर जो लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिशुडा, है ना, ये जो लेयर होती है आपके ओवम के ऊपर, तो जब स्पर्म आता है यहाँ पे स्पर्म आएगा तो कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं ताकि ये इसको ब्रेक करके और यहाँ पे अपना न्यूक्लियस रिलीज कर सके। तो स्पर्म का जो हेड होता है, एक्रोसोम जो होता है, वो कुछ एंजाइम रिलीज करता है ताकि जो एग है, ओवम है, सेकेंडरी oocyte के ऊपर दो लेयर है, जोना पेलिसुडा और कोरोना रेडिएटा, उसको ब्रेक करके अंदर जा सके, ठीक है। ये देखो ये है हेड, एक्रोसोम है, और ये क्या करता है? फिल विद एंजाइम्स हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, गोल्जी डिराइव्ड होता है। बस यहाँ पे तीन ही काम है आपके भैया। एक हेड का फंक्शन पता कर लो, स्पर्म के अंदर एक्रोसोम क्या काम आता है भैया? एंजाइम रिलीज करता है, जो एग है उसकी लेयर को ब्रेक करता है, यहाँ पे होता है। और यहाँ पे नेक के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होते हैं? मिडिल पीस के अंदर होते हैं, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टेल, ठीक है, ताकि वो मूव कर सके, मोटिलिटी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अब चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच स्पर्म हेड आर एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स? जैसे कि ये सर्टोली सेल है, इसके अंदर स्पर्म ने अपना हेड फंसाया हुआ है। क्यों फंसाया हुआ है? स्पर्मिएशन बोलते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है। ये है स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। After spermiogenesis, sperm had become embedded in Sertoli cells and finally released from the seminiferous tubule by the process called spermiation. स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? सर्टोली सेल के अंदर अपना हेड घुसा लेते हैं और तब क्या होता है? उसके बाद वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, मैच्योर हो जाते हैं। बट स्ट्रक्चर डज स्पर्म यूज फॉर मोटिलिटी? मिडिल पीस के अंदर तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टेल को, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया टेल। मोटिलिटी के लिए कौन जरूरी है? स्पर्म की टेल जरूरी है, ठीक है। व्हाट इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर ऑन स्पर्म हेड कॉल्ड? अभी तो बताया था, जो स्पर्म के हेड के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? एक्रोसोम होता है ऑब्वियसली, जो कि एंजाइम्स रिलीज करता है, एग की लेयर को ब्रेक करता है, ठीक है। Which structure store milk in the mammary glands? Alveoli, okay, mammary ampulla नहीं नहीं नहीं। अगर alveoli ल्यूमन होता ना तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि ल्यूमन के अंदर सिक्रीट करता है। जैसे कि मेमोरी लोब है, उसके बाद क्लस्टर सेल्स बनाती है alveoli, सेल्स ऑफ alveoli मिल्क स्टोर करती हैं इन alveoli ल्यूमन। कहाँ पे स्टोर होता है मिल्क? alveoli ल्यूमन के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21, What is the first phase of menstrual cycle? First phase, देखो जी menstrual cycle के अंदर दो ही फेज होते हैं, ठीक है। कौन से भैया? फॉलिकुलर फेज, ठीक है, और ल्यूटेल फेज। 14th डे तक, 0 से लेके 14th तक फॉलिकुलर फेज होता है,
ठीक है। और उसके बाद होता है ल्यूटल फेज। तो सबसे फर्स्ट फेज कौन सा होता है बच्चों? फॉलिकुलर फेज। ओके, अब देखो ये जो है ना फेज, ये है फॉलिकुलर फेज और इसके बाद है ल्यूटल फेज। ये पॉलिफेटिव फेज बोल दो चाहे फॉलिकुलर फेज बोल दो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22, विच हार्मोन इंड्यूस ओव्यूलेशन? देखो जी, प्रोजेस्टेरोन का तो बाद में काम है ल्यूटल फेज के, कि वो कॉर्पस ल्यूटेम वगैरह को क्या ग्रोथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब उसको स्पर्म मिल जाता है तो ये तो उसको प्रेगनेंसी को आगे ले जाएगा। तो एलएच जो हार्मोन होता है ना, जैसे कि 14th डे के ऊपर ओव्यूलेशन होता है, तो एलएच सर्ज, जब एलएच हार्मोन का अमाउंट ज्यादा होगा ना, उसके जस्ट बाद ये ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एलएच सर्ज। एलएच सर्ज क्यों बोलते हो तुम? क्योंकि एलएच हार्मोन का जब लेवल बहुत ही ज्यादा हो जाता है 14th डे के ऊपर, तब होता है ओव्यूलेशन। तो किसकी वजह से होता है? एलएच हार्मोन की वजह से होता है। यहाँ पे ये 14th डे है, इसके जस्ट बाद ही ओव्यूलेशन, आपका जो एग है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एलएच हार्मोन, इसको तुम बोलते हो एलएच सर्ज। क्वेश्चन नंबर 23, विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलोज ओव्यूलेशन? ल्यूटल फेज, फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुअल फेज? नहीं, ये तो 1 to 5 होता है। फॉलिकुलर फेज 1 to 14 होता है, ल्यूटल फेज एलएच। ठीक है, तो ल्यूटल फेज के अंदर वही एलएच का लेवल कम हो जाता है, तभी वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte के बाद उसका कॉर्पस ल्यूटेम वगैरह का काम है ल्यूटल फेज का। ठीक है, चलो जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द नेम ऑफ मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेकेंडरी oocyte? सेकेंडरी oocyte के ऊपर कौन सी लेयर होती है? जोना पेलिस्टिडा, हाँ जी। कोरोना रेडिएटा होती है तो भी सही होता है। ठीक है, देखो जी, ये है आपका ओवम यानी कि सेकेंडरी oocyte, जो कि आपकी ओवरी रिलीज करती है 14th डे के ऊपर। ठीक है, जब एलएच हार्मोन ज्यादा हो जाता है, तो वो जो सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है, जिसको तुम ओवम बोलते हो, एम्पुला में जाके उसका फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके ऊपर 2 लेयर होती है। ठीक है, कौन सी? कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसोडा, जिसको आपका स्पर्म का हेड जो है एंजाइम रिलीज करके ब्रेक करता है और यहाँ पे अपना न्यूक्लियस छोड़ देता है। ठीक है, अब यहां से तुम्हारा सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, यहाँ से स्पर्म आया। ठीक है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद तुम्हारा मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट और ये सब इम्प्लांट होने वाली चीजें हैं, वहां से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन टर्शियरी फॉलिकल? इसका ना बड़ा बड़ा डायग्राम दिया हुआ है तुम्हारी एनसीईआरटी में, कि जो टर्शियरी फॉलिकल है उसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, उसको तुम क्या बोलते हो? एंट्रम बोलते हो उसको। देखो ये यहाँ पे देखो, टर्शियरी फॉलिकल शोविंग एंट्रम, ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। ठीक है, तो कई बार डायग्राम पे ध्यान से देख लेते ना, क्वेश्चन उठ जाते हैं। ठीक है, ये देखो फ्लूइड फिल्ड कैविटी टर्शियरी फॉलिकल की, तुम उसको बोलते हो एंट्रम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉर्पस ल्यूटेम? रिलीज ऑफ ओवम? नो, इससे पहले ही तो ओवम रिलीज हो चुका होता है भैया। उसके बाद की बात है कि जब उसको स्पर्म वगैरह नहीं मिलते या मिल जाते हैं, उसके बाद की बात है कि वो प्रोजेस्टेरोन कितना रिलीज करता है कि प्रेगनेंसी आगे होगी या नहीं होगी। ठीक है, रिलीज ऑफ होम इसका कोई मतलब नहीं है, रिलीज ऑफ होम का काम है एलएच हार्मोन का। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, हाँ तुम ये कह सकते हो। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ एलएच, इनिशिएशन ऑफ ओव्यूलेशन, ये कुछ भी काम का नहीं। ठीक, कॉर्पस ल्यूटेम क्या करता है बच्चों? ल्यूटल फेज के बाद होता है वो, जस्ट लास्ट में। ठीक है, सेकेंडरी, टर्सरी, देन कॉर्पस ल्यूटेम वगैरह, उसके बाद सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटेम का क्या काम है? हार्मोन रिलीज करना। ठीक है, अब देखो मैं डायग्राम भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे होगा ना मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला डायग्राम। ये देखो, ये है कॉर्पस ल्यूटेम, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा रिलीज करता है। ठीक है, क्योंकि आगे इसको प्रोजेस्टेरोन किसके लिए चाहिए होता है तुम्हें? फिटस की ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल? ओव्यूलेशन को ट्रिगर नहीं, एंडोमेट्रियम मेंटेनेंस यस, क्योंकि अगर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है, जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट हो जाता है, तो उसकी ग्रोथ को मेंटेन करना है ना। अगर तुमने एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन नहीं किया और वो जो आपका फेज होता है 1 to 5 डेज का मेंस्ट्रुअल फेज, उसके अंदर आपकी एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई, तो फिर क्या होगा? तो फिर ब्लास्टोसिस्ट तो उसके साथ निकल जाएगा। तो
प्रोजेस्टेरोन का क्या क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम है उसको और ज्यादा थिक बनाना, उसको मेंटेन करके रहना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांट, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमंस? अभी मैं 3 बार बोल बोल के बता चुकी हूँ कहां पे होता है। एम्पुलर रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यहां पे होता है एम्पुला में, ठीक है। व्हाट इज द एम्ब्रियो कॉल्ड व्हेन इट हैज 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स? 8 से 16 सेल का जो एम्ब्रियो है आपका, उसको तुम क्या बोलते हो? मोरुला बोलते हो, ठीक है। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट, जैसे कि जाइगोट है 2 4 8 16 वाली सेल को तुम मोरुला बोलते हो, उसके बाद 16 के बाद 32 और ये 64 वाली ब्लास्टोसिस्ट बोलते हो। क्वेश्चन आ सकता है पीवाईक्यूज में कि कौन सा जो ब्लास्टोमियर वाला स्टेज है जो इम्प्लांट होता है, तो कौन सा होता है? ब्लास्टोसिस्ट वाला, ठीक है। What layer in the blastocyst attached to the endometrium? ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास। देखो जी, जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी वही तो इम्प्लांट होगी ना, तो सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है? ट्रोफोब्लास्ट। अंदर तो इनर सेल मास होता है, इनर सेल मास, तो सबसे पहले अटैच कौन सी होगी? ट्रोफोब्लास्ट, आउटर लेयर है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। देखो जी, इम्प्लांट कौन सा होता है? ट्रोफोब्लास्ट, ये सबसे पहले अटैच होगी, ठीक है, एंडोमेट्रियम के जो लेयर होती है। इनर सेल मास अंदर की साइड होता है, ठीक है। अब जो इनर सेल मास है वही बॉडी बनाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म स्किन वगैरह बनाएगा, मेसोडर्म मसल्स बनाएगी, और उसके बाद एंडोडर्म आपके इंटेस्टाइन वगैरह ये सब चीजें बनाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट सप्लाई टू एम्ब्रियो, वेस्ट रिमूवल ऑफ एम्ब्रियो, हार्मोन प्रोडक्शन। देखो जी, प्लेसेंटा हार्मोन्स तो रिलीज करती है, एचसीएल, सॉरी एचसीजी, एचपीएल, ठीक है, और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये सारे हार्मोन को रिलीज करता है, आपकी प्लेसेंटा रिलीज करती है। और न्यूट्रिएंट सप्लाई भी करती है, और जैसे कि O2 को ले जाना, ठीक है, और भी न्यूट्रिशन होता है उसको भी, वेस्ट रिमूवल को भी, जैसे कि CO2 को बाहर छोड़ना वगैरह वगैरह, ठीक है, एक्सक्रीट मटेरियल जो भी होता है, तो ये काम होते हैं प्लेसेंटा के हार्मोन्स के। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। ये काम है आपकी प्लेसेंटा का। एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है। एंडोक्राइन टिश्यू क्या होता है? जो हार्मोन्स रिलीज करता है। एंडोक्राइन सिस्टम में तुम क्या पढ़ते हो? एंडोक्राइनोलॉजी में तुम क्या पढ़ते हो? हार्मोन्स की स्टडी, ठीक है, क्योंकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो हार्मोन्स सिक्रीट करता है, तो ये प्लेसेंटा जो है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करती है और ये सारे हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भर भर के, थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ठीक है, एचसीजी, एचपीएल, ये सारे हार्मोन कौन रिलीज करता है? प्लेसेंटा रिलीज करती है। क्वेश्चन नंबर 32, हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा आर, अभी करवाया है देखो उसमें नोट्स में, ये सारे हार्मोन कौन रिलीज करता है? प्लेसेंटा रिलीज करती है, ठीक है। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? देखो जी, ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये तो पहले भी होते हैं तुम्हारे प्यूबर्टी के टाइम पे होते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। अब देखो ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन, ठीक है, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ही बनते हैं आपकी बॉडी में। विच हार्मोन ट्रिगर्स यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? ऑक्सीटोसिन, सबको पता है, ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। पार्चुरेशन, जब बर्थ होता है बच्चे का तो क्या होता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जो आपका फीटस है वो उसको इजेक्ट करने के लिए सिग्नल देता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी आपकी बॉडी, फिर क्या होगा? विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होगा और उससे डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। व्हाट स्ट्रक्चर प्रोवाइड वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रस? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोवाइड करता है वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रस? प्लेसेंटा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ umbilical cord? हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, यस, हार्मोन, और ये किसके साथ साथ हेल्प करती है? प्लेसेंटा के साथ साथ ही हेल्प करते हैं umbilical cord। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, हार्मोन सिक्रीशन नहीं, ये तो प्लेसेंटा का काम है। फीटस का मूवमेंट, इसका कोई मतलब नहीं है। प्रोटेक्टिंग द एम्ब्रियो, काम करती है हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। व्हिच हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रोलैक्टिन। व्हाट इज द रोल ऑफ हार्मोन रिलैक्सिन? रिलैक्सिन क्या करता है? डिलीवरी के टाइम पे जो पेल्विक मसल्स वगैरह हैं उसको रिलैक्स करता है। फैसिलिटेट चाइल्ड बर्थ बाय रिलैक्सिंग पेल्विक मसल्स, ठीक है। जॉइंट और लिगामेंट्स और इन सबको रिलैक्स करता है, वाइड करता है, ठीक है, ये काम है रिलैक्सिन हार्मोन का।
क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट आर द 3 लेयर्स फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? ट्रोफोब्लास्ट और ये सब इनर सेल मास, ये तो पहले की बात है जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है तब। उसके बाद वो डेवलप किसके अंदर होता है? डेवलपमेंट, फीटस का डेवलपमेंट स्टार्ट से लेकर लास्ट तक, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एक्टोडर्म मैंने बता दिया बाहर की लेयर, स्किन, हेयर्स वगैरह एक्टोडर्म का बनाना काम है। इसके अंदर मसल्स होती है, बोन्स होती है, ये काम है मेसोडर्म का। एंडोडर्म का काम इंटेस्टाइन वगैरह, ब्लड वेसल्स वगैरह, ये सारे काम, ठीक है, एंडोडर्म के काम है। तो यहां हो गए आपके क्वेश्चन खत्म। एम्ब्रियो का जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट होता है किसके अंदर? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये आपके जो ऑर्गन टिश्यू वगैरह अडल्ट की जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है उसको बनाते हैं, ठीक है। तो चलो आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। इसके जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है उसमें मैंने लेके आऊंगी एनसीईआरटी की हर लाइन से फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में क्वेश्चन इसी चैप्टर के, और पीवाईक्यूज भी लेके आऊंगी इसी चैप्टर के। तो ऐसे करके अगर आप इसी सीरीज के सारे क्वेश्चन करोगे ना तो आराम से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।